हानि डैमनम्स एंड इंजुरिया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो वह नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई हो अथवा नहीं। कानून व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार देता है और इसके साथ साथ कुछ मान्यता भी देता है। इन अधिकारों को भंग करना स्वयं ही अनुयोज्य एक्शनेबल होता है। ऐसे मामले में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह अलग बात है कि उसके अधिकार के उल्लंघन से उसे कोई हानि नहीं हुई है या हुई है। इंजुरियस एंड डैमनो सूत्र का स्पष्टीकरण ऐसी बनाम वाइट नामक वाद में किया गया है। तो दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि क्षति के बिना हानि का मतलब हुआ है कि आपको कोई क्षति तो नहीं हुई है लेकिन आपको हानि हुई है आपके विधिक अधिकारों की, और वहीं बिना हानि के क्षति इंजुरियस एंड डैमनो में आपको हानि होती है लेकिन आपके किसी विधिक अधिकार की हानि नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस क्या है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा करने का विधिक अधिकार प्राप्त है और ऐसा करने के लिए वह आवश्यक शक्ति या बल का भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने शरीर तथा संपत्ति की रक्षा करते हुए आवश्यक बल का प्रयोग करता है और किसी को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आत्मरक्षा में प्रयोग की गई शक्ति के लिए दो शर्तें हैं। प्रथम यह है कि आत्मरक्षा में बल प्रयोग तभी न्यायोचित होता है जब व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को कोई आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया हो, और दूसरा यह है कि बल प्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों में जितना आवश्यक हो उतना ही किया जाए, अर्थात बल प्रयोग संभावित हानि के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे यदि मुझे कोई चाटा मारता है तो आत्मरक्षा में उसके विरुद्ध तलवार या बंदूक का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको चाटा ही मार सकता हूँ। ये नहीं कि आप बंदूक उठाकर उसको गोली मार दीजिए। ये हो गई आपकी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवश्यंभावी दुर्घटनाएं। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार अवश्यंभावी दुर्घटनाएं वह घटनाएं होती हैं जिसे साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी या सतर्कता के बरतने के बावजूद भी रोक नहीं सकता। यदि सतर्कता पूर्वक ढंग से किए गए किसी कानूनी कार्य में कोई क्षति होती है और ऐसी परिस्थिति में होती है जो रोकी नहीं जा सकती, तो भी नुकसानी या मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं बनता। मनुष्य को संभावित घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कल्पित घटनाओं के प्रति नहीं। अवश्यंभावी घटनाओं के सभी कारणों को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वे कार्य जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा घटित होते हैं, और दूसरा वे कार्य जो अंशतः या पूर्णतः मनुष्य से संबंधित होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दैवीय कृत्य एक्ट ऑफ गॉड। सर फ्रेडरिक पोलक ने दैवीय कृत्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, दैवीय कृत्य प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित परिचालन को कहते हैं जिसको मनुष्य साधारण बुद्धि का प्रयोग करके पूर्वानुमान नहीं कर सकता। दैवीय कृत्य का बचाव सामान्य वाहक को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि दुर्घटना बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तथा प्राकृतिक कारणों से घटी तथा सामान्य दूरदर्शिता एवं सावधानी से बचाई नहीं जा सकती थी। दैवीय कृत्य की प्रतिरक्षा के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, प्राकृतिक शक्तियों का कार्य करना, तथा दूसरा, घटना असाधारण हो, अर्थात ऐसी ना हो जिसका पूर्वानुमान किया जा सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में एक से अधिक उपभोक्ता फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो किसी न्यायालय का न्यायाधीश हो या किसी न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। जिला उपभोक्ता फोरम के अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति किन्हीं ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो योग्य, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे तथा जिनमें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा, कर्म या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होगा या उससे संबंधित कार्य करने की योग्यता होगी। इन दो सदस्यों में से एक महिला होना आवश्यक है।
जिला उपभोक्ता फोरम की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता 20 लाख रुपए तक है और जिला उपभोक्ता फोरम का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष की समयावधि या 65 वर्ष की आयु तक या इनमें जो पहले हो अपने पद पर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन है? हु इज कंज्यूमर? इसका उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए कोई वस्तु क्रय करता है तथा उसका उपयोग करता है जिसका प्रतिफल का संदाय किया गया हो, अर्थात मूल्य दे दिया गया हो, या मूल्य देने का वचन दिया गया हो, या मूल्य अंशतः दिया गया हो, या मूल्य अंशतः देने का वचन दिया गया हो, या जो स्थगित संदाय पद्धति के अंतर्गत माल क्रय करता है। इस प्रकार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने उपयुक्त विधि से माल को क्रय नहीं किया, परंतु जिस व्यक्ति ने उपयुक्त विधि से मूल्य का भुगतान कर माल का क्रय किया है उसके अनुमोदन पर वस्तु का प्रयोग करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी माल का क्रय स्वयं के प्रयोग करने हेतु नहीं करता तथा माल का क्रय वाणिज्यिक उद्देश्य से करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हानि के बिना क्षति। बिना क्षति के हानि के सिद्धांत के अनुसार बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए मात्र क्षति के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता, भले ही वादी को प्रतिवादी के कार्य द्वारा वास्तविक आर्थिक क्षति पहुंची हो। अर्थात यदि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह नुकसानी पाने का हकदार नहीं है। इसका उदाहरण है, यदि मैं किसी क्षेत्र में कोई मिल चला रहा हूँ और उसी क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति एक अन्य मिल चलाने लगता है तो मुझे आर्थिक क्षति तो अवश्य होगी, किंतु मुझे उसके विरुद्ध कोई नुकसान या वाद लाने का हक नहीं होगा। यहाँ पर किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसका प्रमुख मामला है ग्लेसेस्टर ग्रामर स्कूल। इसके बाद अगला प्रश्न है, घटना स्वयं प्रमाण है। रेस स्पा लुकेटर। घटना स्वयं प्रमाण है। ऐसे भी कुछ मामले होते हैं जिनमें वादी को प्रतिवादी की ओर से उपेक्षा साबित नहीं करनी पड़ती है, वरना इस बात की अवधारणा कर ली जाती है कि तात्विक परिस्थितियों में उसकी ओर से उपेक्षा हुई थी। इसे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कुछ परिस्थितियों में दुर्घटना स्वयं ही अपनी कहानी अपनी जुबानी कहती है और वादी को न्यायालय के समक्ष केवल उन तथ्यों को ही देना पर्याप्त होता है जिनमें घटना घटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोष रहित दायित्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसका उत्तर, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कोई व्यक्ति कुछ नुकसान के लिए उत्तरदायी हो सकता है, भले ही वह ऐसा करने में लापरवाह ना हो या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा ना हो, या कभी कभी हो सकता है कि उसने उसे रोकने के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास किया हो। इस दायित्व को दोष रहित दायित्व कहा जाता है। इसका प्रमुख मामला है रायलैंड बनाम फ्लेचर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पूर्ण दायित्व का नियम भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के बाद में सृजित किया गया, इसलिए इसे MC मेहता का नियम भी कहा जाता है। इसको पूर्ण दायित्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बिना किसी दोष के भी दायित्व उत्पन्न होता है तथा इस नियम के अंतर्गत वह अपवाद मान्य नहीं है जो कि रायलैंड बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत आता है। पूर्ण दायित्व के नियम के अनुसार किसी ऐसे खतरनाक या स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रहा है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के भय की संभावना होती है, तब उसका यह पूर्ण तथा अनियोजन कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि उस कार्य से किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। यदि उस कार्य से किसी को कोई क्षति होती है तब वह उद्योग उस क्षति को क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा वह अपने दायित्व का इस दलील से निवारण नहीं कर सकता कि उसने कोई उपेक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय दिया गया कि रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम के अपवाद इस पूर्ण दायित्व के नियम पर लागू नहीं होंगे।
आपको अच्छे पेपर की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।